दोस्तों, इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण का जो इंग्लिश नाम है कन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण का इंग्लिश नाम है कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर में किस तरह का इमेज बनता है आपको बताना है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, काल्पनिक तथा सीधा। उत्तल दर्पण में हो गया। अवतल दर्पण में काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी फोकल लेंथ एफ बराबर जो सूत्र होता है r/2 होता है। और यहाँ पर है वक्रता त्रिज्या और r/2 हो गया। तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, आधी होती है। और यहाँ से सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है तो वक्रता त्रिज्या होगी तो फोकस दूरी की दुगुनी यानी 20 मीटर हो जाएगी। यहाँ से इस सूत्र को आप याद रख लीजिए। साथ में आपको दर्पण फॉर्मूला भी याद रखना है। दर्पण सूत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है। दर्पण सूत्र में 1/f बराबर जो होता है 1/v + 1/u, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको आप अच्छे तरीके से चिन्ह के साथ याद रखिएगा। 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है, दर्पण सूत्र में हो गया। अब एग्जाम में क्या किया जाता है कि यहाँ पर 1/f है तो 1/f के जगह पर 1/v दिया हुआ रहता है। तो 1/v अगर दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा 1/f - 1/u। इस समीकरण अगर आपको अच्छे से याद है फिर आप बना लीजिएगा। यह हो गया दर्पण सूत्र। और इसके अलावा आपको लेंस सूत्र भी याद रखना है। लेंस फॉर्मूला में 1/f बराबर जो होता है 1/v - 1/u। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 1/v - 1/u यह हो गया लेंस का सूत्र। और यहाँ पर जो लिखा हुआ यह दर्पण का है। यहाँ पर लेंस हो गया और यहाँ पर मिरर का हो गया, दर्पण का हो गया। इस दोनों को आप अच्छे से याद रख लीजिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में जो हजामत प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको अवतल दर्पण का यूज आपको याद रखना है। अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है, बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बॉडी के इंटरनल पार्ट की जाँच, आँख, कान, नाक, गला की जाँच के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में और गाड़ी के सर्च लाइट में भी प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। हेडलाइट जो होता है जैसे बाइक के सामने का जो लाइट हो गया हेडलाइट हो गया, और सर्च लाइट हो गया। सर्च लाइट में बहुत ज़्यादा दूर तक फोकस जा सकता है, 1 से 2 किलोमीटर तक। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का जो यूज है साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। इसके अलावा रोड लैंप में एग्जाम में पूछा जाता है कि रोड लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का जो काम होता है प्रकाश को फैलाना, और चौराहे पर जो लाइट लगा हुआ रहता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं जिससे प्रकाश को सभी जगह फैलाए। सर्च लाइट में दूर तक प्रकाश को भेजना है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रव का जो अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर हाइग्रोमीटर है तो आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। रेन गेज से वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। और ओडोमीटर से पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, यानी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में है फायदोमीटर। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। और डी ऑप्शन में है टैकोमीटर। तो टैकोमीटर से वायुयान की गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने या फिर साइड मिरर आप इसको कह सकते हैं। और अब एग्जाम में इस तरह का भी भाषा दिया हुआ रहता है, पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पश्च दृश्य मीन्स हुआ पीछे देखने के लिए। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है उत्तल दर्पण, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण का प्रयोग हो गया रोड लैंप में। इसके जगह पर सोडियम परावर्तक भी इस तरह से भी दिया हुआ रहता है कि सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। रोड लैंप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सर्च लाइट में, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का भी दृश्यक होता है।
फोटोग्राफिक कैमरे का भी दृश्यक जो होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता जो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से द्रव की आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप मापी यंत्र जो है सिस्मोग्राफ है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और रिक्टर पैमाना पे भूकंप को मापा जाता है। इसके बाद है यहाँ पर कार्डियोग्राफ, तो कार्डियोग्राफ से हृदय की गति को मापा जाता है। स्ट्रोबोस्कोप है, तो कोई घूमती हुई यानी चलती हुई वस्तु को स्थिर रूप से आप स्ट्रोबोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। डिक्टाफोन है, तो ध्वनि के रिकॉर्ड के लिए डिक्टाफोन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और एग्जाम में अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा जाता है, तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत है, यानी आप आंख से नज़दीक सबसे कम नज़दीक 25 सेंटीमीटर तक देख सकते, इससे कम आपको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। और अधिकतम दूरी जो है अनंत है। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। यहाँ पर है जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या आपको बताना है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अनंत होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है अनंत है और वक्रता त्रिज्या भी अनंत होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है अनंत है और वक्रता त्रिज्या भी अनंत है। अनंत का साइन इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन है हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति सुनने के लिए जो प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब की जो माप की जाती है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। अगला क्वेश्चन वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक का जो काम होता है अभिक्रिया की गति को बढ़ाना, तो वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक, तो निकिल इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस की हैबर विधि में प्रयोग जो किया जाता है लौह चूर्ण का। और एग्जाम में यहाँ से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया गैस बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, तो हैबर विधि प्रयोग करते हैं, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और उत्प्रेरक से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। अवतल दर्पण में काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, तो यह जो होता है कंडीशन फोकस और ध्रुव के बीच, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच है तो प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन है रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। रक्त का जो दाब मापा जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर से, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति एवं गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का जो कोड बना होता है नर्म लोहे का, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है सिर्फ एसी करंट पर, प्रत्यावर्ती धारा यानी बिजली पर काम करता है, बैटरी पर यह काम नहीं करता है। ट्रांसफार्मर का जो काम है वोल्टेज को चेंज करना। अगला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग करते हैं एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन के लिए, वोल्टेज को चेंज करने के लिए एसी, यह जो काम करता है सिर्फ एसी करंट पर और वोल्टेज को चेंज करने के लिए। अगला क्वेश्चन, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? हीट स्टोन ब्रिज का जो प्रयोग करते हैं प्रतिरोध को मापने के लिए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र को जो कहा जाता है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हाइड्रोफोन। अगला क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है? लाउड स्पीकर एवं माइक्रोफोन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लाउड स्पीकर में जो ऊर्जा परिवर्तित होता है, आपको सिंपल सा यहाँ पर यह समझना है कि लाउड स्पीकर में सबसे पहले क्या जरूरी है, इसमें सबसे पहले विद्युत यानी बिजली की जरूरी है। जब तक आप यहाँ पर करंट नहीं दीजिएगा लाउड स्पीकर से आवाज़ नहीं आएगा। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो अब ऑप्शन को देख लीजिए, बी ऑप्शन में है विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि। इसके बाद यहाँ पर सभी में अलग अलग ही दिया हुआ है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का विद्युत से यांत्रिक, इसके बाद यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा, बिल्कुल सही है। विद्युत सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा, इसके बाद यंत्र। लाउड स्पीकर में यंत्र लगा हुआ रहता है और यंत्र के रूप से फिर ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। और माइक्रोफोन में क्या होता है कि माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन मीन्स हो गया माइक, माइक में सबसे पहले बोलते हैं। तो इस तरह से आपको समझ लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो होती है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डायनेमो। विद्युत मापी से विद्युत को मापा जाएगा। ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को चेंज करना, और विद्युत मोटर में सबसे पहले बिजली चाहिए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है विद्युत मोटर। डायनेमो की जगह पर जनरेटर भी दिया हुआ रहता है ऑप्शन में, तो यह भी सही आंसर ही होगा। डायनेमो जनरेटर दोनों एक ही चीज़ है। और एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाले यंत्र का नाम है, तो डायनेमो है या फिर जनरेटर भी आप इसको कह सकते हैं। जनरेटर का जो काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, यानी बिजली को उत्पन्न कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है विद्युत मोटर, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? रासायनिक ऊर्जा का जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी द्वारा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बैटरी में रासायनिक केमिकल रहता है और यह इससे हमें बिजली प्राप्त होता है। रेडियो बजाने के लिए या कुछ भी यहाँ पर यूज करने के लिए बैटरी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होगा। सेकेंड में है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, इसमें भी ट्रांसफार्मर का प्रयोग होगा। ट्रांसफार्मर का जो मेन काम होता है, अगर हाई वोल्टेज है तो उसको निम्न में बदलना, अगर निम्न वोल्टेज है तो उसको हाई में बदलना। और वोल्टेज चेंज करने से करंट का मान भी बदलता है, लेकिन शक्ति एवं आवृत्ति ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता है, तो आवृत्ति चेंज नहीं होता और शक्ति भी चेंज नहीं होता है। इसके बाद है सी ऑप्शन में डीसी को एसी में बदलने के लिए। डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं और एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। डीसी यानी बैटरी करंट हो गया, बैटरी को यहाँ पर एसी में बिजली में चेंज करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग आप सिर्फ केवल एसी करंट पर कर सकते हैं, बिजली पर ही कर सकते हैं, बैटरी में नहीं कर सकते हैं। बैटरी मीन्स होता है डीसी करंट, बैटरी में जो होता है डीसी करंट डायरेक्ट करंट, और बिजली जो हो गया एसी करंट प्रत्यावर्ती धारा। ट्रांसफार्मर का प्रयोग सिर्फ एसी पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है? प्रीवियस ईयर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा होता है विद्युत ऊर्जा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? जितने भी सेल यानी बैटरी है सभी में रासायनिक ऊर्जा पहले से रहता है और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रासायनिक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में चेंज करता है? ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वोल्टेज को चेंज करना, और यह सिर्फ एसी करंट पर ही काम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर शक्ति एवं आवृत्ति को चेंज नहीं करता है। वोल्टेज चेंज करने से विद्युत धारा का मान भी बदलता है, वोल्टेज को चेंज करता है
और शक्ति आवृत्ति को चेंज नहीं करता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है ट्रांसफार्मर क्या चीज़ को चेंज नहीं करता है, तो शक्ति एवं आवृत्ति को चेंज नहीं करता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए।